हेलो दोस्तों, मैं मकरंद कुलकर्णी आई.कॉम टैली इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूं कि अलग अलग वीडियोस वगैरह ट्राई कर रहा हूं कि यूट्यूब पे डालूं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है। लास्ट वीडियो जो था चार्ट ऑफ अकाउंट के रिलेटेड, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा अच्छा रिएक्ट किया है। तो जैसे बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उस टाइम में सही में मुझे भी अच्छा लगा कि भाई सही चलो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कम से कम कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। सो मैं आज का एक प्रयास कर रहा हूँ कि जिसमें आपके लिए कुछ टैली का ही बेसिक फंडामेंटल है, जिससे आप जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग रहेगा, ग्रुप्स लेजर्स वगैरह जो भी रहेगा, इवन दो स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करना होगा, इवन दो जीएसटी भी इम्प्लीमेंट करना होगा, तो वो शॉर्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। उसमें मैं एक सिनेरियो लिया है जिसमें ये सिनेरियो है जिसमें ओपनिंग्स दिए हुए हैं, साथ में ओपनिंग्स के साथ साथ स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टॉक इन्वेंट्री पूरा मेंटेन किया हुआ है, वो इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन इन अनेक्सर 2 में दिया हुआ है। तो ये स्टॉक वगैरह, तो बहुत सारे जगह पे ऐसा भी होता है कि मानो कि पुराना कंपनी रहेगा या पायरेटेड में कंपनी रहेगा, लाइसेंस लेने के बाद वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो उस टाइम में वो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा, इसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो जैसे कि पायरेटेड में जीएसटी वगैरह ये इनेबलमेंट नहीं है, तो वहाँ से डेटा अगर लिया है तो वो इनेबल कैसे कर सकता है, इसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में बहुत सारे टाइम में बहुत सारे लोगों को जीएसटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, बट अभी उनके पास डेटा पुराना है तो उसको जीएसटी इनेबल कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये टॉपिक में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि बेसिकली लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर्स तो सबको क्रिएट करने को आते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक चेंज किया हुआ है, तो वो टॉपिक जैसे स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो टैली प्राइम है, टैली प्राइम के फीचर्स कैसे यूज़ करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में ये जो स्टॉक आइटम्स है, वो स्टॉक आइटम्स अगर वन टाइम मैं क्रिएट करता हूँ तो उसके बाद मैं HSN कोड जो है वो क्लासिफिकेशन के थ्रू कैसे डिफाइन करता हूँ। साथ में परचेस रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिकॉर्ड करेंगे, इंक्लूसिव वाला, एक्सक्लूसिव वाला, साथ में उसका GSTR 1 रहेगा, GSTR 3 भी रहेगा, इवन दो उसका IFF कैसे जनरेट करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे आपका बिजनेस अगर क्वार्टरली रिटर्न भरता है तो आपको मंथली IFF भरना पड़ेगा या GSTR 3 भी, बट IFF भरते तो IFF कैसे जनरेट करना है, यहाँ पे से GSTR 1 कैसे जनरेट करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन ये टॉपिक में कवर होने वाली है। तो मेरा ये मोटो है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा करके इंटेंशनली बहुत सारे टॉपिक पे डिस्क्राइब करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो आपका एक ही काम है कि पूरा एंड तक वीडियो देखो, उससे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये बेसिक से लेके जीएसटी एंड तक का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। ये मेरा प्रयास है, आप इसके लिए थोड़ा सा मदद करेंगे तो ठीक है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली असाइनमेंट लिया हुआ है जिसमें मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कंपनी का नाम है, उसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है, इसका ओपनिंग दिया हुआ है, और ये ओपनिंग्स वगैरह हमें डालना है। यहाँ से स्टार्ट करना है कंपनी के स्टार्टिंग से लेके, मतलब कंपनी हम टैली में जैसे क्रिएट करते हैं तो उसके ओपनिंग्स कैसे डालने हैं, लास्ट वाली बैलेंस शीट कैसे ओपनिंग में डालना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फिर रेगुलर एंट्रीज, परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, ये सब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। साथ में जीएसटी रिटर्न रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ टैली से रिपोर्ट्स कैसे मिलते हैं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ ये टॉपिक में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे
टैली एक ओपन किया हुआ है, टैली प्राइम है ये। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कि डायरेक्टली क्रिएट कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ, ऑलरेडी कंपनीज़ है उसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे तो नया कंपनी क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट कंपनी में डायरेक्टली क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये कंपनी का नाम ऑलरेडी असाइनमेंट में दिया हुआ है, वही डाल देता हूँ। इसी का एड्रेस भी दिया हुआ है, डेक्कन पुणे 02, तो सेम एड्रेस डाल दिया। आपको पता है कि जीएसटी ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब इंटर स्टेट के लिए टैक्सेशन अलग है, इंट्रा स्टेट के लिए टैक्सेशन अलग है। इंट्रा स्टेट के लिए सीजीएसटी या जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये टैली को मालूम कैसे होगा, तो यहाँ पे स्टेट आपको आप मेंशन करोगे तो ये टैली को मालूम होगा कि ये स्टेट से दूसरे स्टेट ये वर्किंग हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे आप जो डिफाइन करेंगे यही ऑटोमेटिकली हर ट्रांजैक्शन को, इवन दो जीएसटी एनेबलमेंट के टाइम आपको जीएसटी फीचर में भी यही पिकअप करेगा। आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो बहुत सारे टाइम में इग्नोर कर देते हैं लोग, और इग्नोर करने के बाद जीएसटी एनेबलमेंट के बाद भी वहाँ पे भी इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे यूटी जीएसटी कैलकुलेट होता है या बहुत सारे टाइम में अलग कैलकुलेशन आता है। तो वो उसका रीज़न है कि यहाँ पे आपने स्टेट महाराष्ट्र डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है, आप महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, तो वो जो भी स्टेट है वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। इवन दो मेरी कंपनी जो है वो 27, दैट मीन्स ये महाराष्ट्र बिलोंग्स है, तो ये 27 मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब महाराष्ट्र कोड। तो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। पिन कोड ये हमें ई वे बिल के लिए कंपलसरी है। जैसे भी ई वे बिल हमें सेल बिल के रिलेटेड या परचेस बिल के रिलेटेड या डिलीवरी नोट के रिलेटेड रिकॉर्ड करना होगा, तो उस टाइम में हमें पिन कोड वगैरह हर टाइम डालने की जगह पे यहाँ पे हमें अपने कंपनी का यहाँ पे डाल के रखा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो पिकअप करेगा, तो ये ईजी रहेगा। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगने वाली है तो डाल दो, कंपनी की इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये इनवाइसिंग के लिए, इनवाइस पे रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये लगने वाला है, तो ई वेबसाइट तो डाल दो। अभी मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना है, सो आई विल स्किप इट। ओके, सो मैंने कंट्रोल ए कर दिया और ये कंपनी सेव कर दिया। जैसे सेव कर देता हूँ तो टैली प्राइम का फीचर के हिसाब से पहले ही मुझे पूछता है कि कौन कौन से फीचर्स इनेबल करना है, डिसेबल करना है। सो अकाउंट्स मेंटेन करना है, मुझे बिल वाइज एंट्री भी रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट सेंटर अभी नहीं देखना है, कॉस्ट सेंटर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना है। तो मेरे बहुत सारे 2 वीडियोज़ है, जिसमें से कॉस्ट सेंटर फॉर सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए सेल्स, और कॉस्ट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए 2 अलग अलग वीडियोज़ है, वो चेक कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए अलग सा वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे आईकॉम टैली इंस्टीट्यूट चैनल के ऊपर। सेम इन्वेंट्री भी मुझे मेंटेन करना है और दूसरा इंटीग्रेट भी करना है, क्योंकि ये असाइनमेंट में दिया हुआ है कि इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दी है स्टॉक इन हैंड, और ये स्टॉक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सॉफ्टवेयर। और इसका अनेक्सर 2 में इसका इन्फॉर्मेशन दिया है कि अनेक्सर 2 में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन कौन से प्रोडक्ट है, कितने पीसेस है और रेट दिया हुआ है। तो मतलब मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करना है और इन्वेंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट लॉस पे लेना है। सो इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ये रखना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीपल प्राइस लेवल, बैचेस, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब कॉस्टिंग रिलेटेड मेरा वीडियो है अपना यूट्यूब चैनल पे या आईकॉम टैली इंस्टीट्यूट पे सर्च कर लीजिए। जॉब कॉस्टिंग फर्नीचर के लिए भी है मेरे पास, तो उसमें पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमें जीएसटी इनेबल करना है, जीएसटी यस कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंपनी क्रिएट करते समय मैंने महाराष्ट्र डिफाइन किया था, सो यहाँ पे महाराष्ट्र ऑटोमेटिकली आ गया। सो मुझे सिर्फ एंटर करना है, आगे चलना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आपका कौन सा टाइप का है, रेगुलर है या कंपोजिशन में? कंपोजिशन में रहेगा
तो आपका लेस दैन 75 करोड़ का टर्नओवर रहेगा तो आप कंपोजिशन में रजिस्टर करेंगे। बहुत सारे टाइम में जो भी फूड इंडस्ट्रीज रिलेटेड है वो कंपोजिशन में रजिस्टर करेंगे। जिनका लेस दैन स्मॉल स्केल रिलेटेड बिजनेस रहेगा वो कंपोजिशन में रजिस्टर करेंगे। बट जिनका बिजनेस रेगुलर है, जो इंटरस्टेट सेल करते हैं, उनके लिए तो रेगुलर ही रहेगा। सो मेरा रेगुलर है तो मैं यहाँ पे रेगुलर रजिस्ट्रेशन लिया। उसके बाद ये यहाँ पे मेरा असेसी ऑफ अदर टेरिटरी पूछ रहा है। तो ओनर जो है वो आउट ऑफ इंडिया का रहेगा। तो उस टाइम में या कंपनी आउट ऑफ इंडिया की है बट वो महाराष्ट्र में या इंडिया में वर्क कर रही है तो असेसी ऑफ अदर टेरिटरी यस रहेगा। तो उस टाइम में GSTR 5 जो है वो जनरेट होगा। अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इसको स्किप कर देंगे। GST एप्लीकेबल फ्रॉम मतलब जहाँ से जिस दिन से रजिस्ट्रेशन किया हुआ वो डेट यहाँ पे आएगी। तो अभी के लिए मैं GST रजिस्ट्रेशन डेट तो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपना फाइनेंशियल पीरियड या वर्किंग पीरियड जो रहेगा वहाँ से डेट ले रहा हूँ। तो 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद GST नंबर, जो कंपनी का GST नंबर रहेगा वो आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है GST रजिस्ट्रेशन नंबर उसका 27BGJPK7806G1Z7। बट यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग स्पेसिंग दिया हुआ है तो ये यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि फाइलिंग पर्पज़ के लिए अपने को ये स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये स्पेस निकालना पड़ेगा मुझे। ये नंबर जितना करेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आपका रिपोर्टिंग भी सही आएगा। इवन दो ये नंबर करेक्ट नहीं है तो टैली ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि दिस नंबर इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे एंटर करके नीचे आया तो यहाँ पे दिखाया उसने कि ये नंबर करेक्ट है। जैसे कि मानो कि मैंने यहाँ पे एंड करके 7 के जगह पे 8 भी लिख दिया है तो वो दिखा देगा दी GSTN UIN नंबर इज़ इनवैलिड और कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स, एंटर द GSTN UIN नंबर मैन्युअली एंड ट्राई अगेन। सो यहाँ पे समझ में आता है कि टैली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये GST नंबर भी कुछ भी दिक्कत है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वार्निंग देगा। सो आपको ध्यान रखना है कि GST नंबर करेक्ट है या नहीं है, वार्निंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बोला है कि IFF जनरेट करने के लिए। सो IFF कब आएगा? जब क्वार्टरली रिटर्न रहेगा तब। सो मेरा यहाँ पे IFF जनरेट करना है तो क्वार्टरली रिटर्न मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। सो IFF लिया। उसके बाद मुझे GST रेट डिटेल डिफाइन करना है। मतलब क्या है कि मेरा सिंगल टाइप का बिजनेस है, एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस में देता हूँ और वही HSN कोड या सर्विस कोड जो है SSC कोड मुझे डिफाइन करना है हर टैक्स इनवॉइस पे, हर प्रोडक्ट पे। तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, एडवांस रिसिप्ट मैनेजमेंट करना है। एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स कैलकुलेट करके, रिवर्स टैक्स कैलकुलेट करके मुझे GST भरना है। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम में जब भी GST इनवॉइस बनेगा उस टाइम में उसका क्रेडिट माइनस करके, इनपुट क्रेडिट लेस करके मुझे GST रिटर्न भरना है। ऐसी प्रोसेस अगर करना है तो उसके लिए एडवांस रिसिप्ट। रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस कर रहा है तो उसका टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, फिर बाद में इनपुट क्रेडिट लेना है। ये प्रोसेस के लिए रिवर्स चार्ज। बट मुझे क्लासिफिकेशन यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देते समय नंबर ऑफ़ आइटम्स और आइटम्स के हिसाब से उसका अलग अलग HSN कोड और रेट दिया हुआ है। तो ये मुझे डिफाइन करना है। तो ये आइटम्स दिए हैं, आइटम्स के साथ HSN कोड और GST रेट दिया हुआ है और उसके साथ उसका क्लासिफिकेशन दिया है। तो ये क्लासिफिकेशन मेंटेन करना है तो मुझे यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके बाद LUT बॉन्ड डिटेल्स, दैट इज़ मैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, SEZ सेल कर रहा हूँ तो उस टाइम में ये मुझे LUT बॉन्ड डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अभी मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, LUT डिटेल्स नहीं है तो मैं इसके लिए नो रख देता हूँ। ई-वे बिल जनरेट करना है तो यस रख देंगे। ये एक इनवॉइस में देखेंगे कि ई-वे बिल जनरेट करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। सो मैं ये यस रख देता हूँ। ई-वे बिल के लिए हमें इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों अलग अलग लिमिट है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इंट्रास्टेट के लिए 50,000 है, सॉरी इंटरस्टेट के लिए 50,000 है और इंट्रास्टेट के लिए 1 लाख रुपीज़ है। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया 50,000 और 1 लाख।
साथ में वो टैली से ही आपको जीएसटी का ई-वे बिल और उसके रिलेटेड जो ई-वे बिल का पार्ट ए पार्ट बी, ये अगर आपको रिकॉर्ड टैली से ही निकलना चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे ई-वे बिल के लिए येस करना पड़ेगा। तो ये येस करने के बाद आपके पास ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया हुआ टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर रजिस्ट्रेशन में एक आईडी जनरेट करना पड़ता है, वो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो आईडी जो GSTP बोल के रजिस्टर्ड रहेगा, वो आईडी अगर दिया तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। उसके लिए मैं स्पेशल अलग सा वीडियो डाल दूँगा। तब तक के लिए सिर्फ इसको येस करेंगे, ये कहाँ तक आ जाता है वो भी चेक कर लेंगे। ई इनवाइसिंग के लिए 50 करोड़ अबव जिसका टर्नओवर है उनके लिए ई इनवाइसिंग है। मेरा टर्नओवर तो नहीं है, सो नो कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझे फीचर्स बाकी के अभी के लिए देखने नहीं है, क्योंकि आज के असाइनमेंट में जीएसटी और बेसिक फीचर्स उसको पूरा हमें देखना है। सो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करके यस कर देता हूँ। तो मेरा कंपनी बेसिकली क्रिएट हो गया। मुझे कोई भी मास्टर्स क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे लेजर्स रिलेटेड मास्टर्स दिए हुए हैं ओपनिंग्स बोल के, तो एज ऑन 31 मार्च को जो ओपनिंग्स दिए हुए हैं वही अगर मुझे लेना है तो मुझे यहाँ पे मास्टर्स पहला ऑप्शन है, उसमें क्रिएट, अगर न्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट, उसमें ग्रुप्स क्रिएट करना है तो ग्रुप्स ऑप्शन है, लेजर क्रिएट करना है तो लेजर ऑप्शन है। तो यहाँ पे लेजर्स दिए हुए हैं तो लेजर्स यहाँ से 1 बाय 1 क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेजर में जाके 1 बाय 1 लेजर एक एक क्रिएट कर सकता हूँ, बट मुझे एक एक लेजर नहीं क्रिएट करना है 1 बाय 1, वो एक एक लेजर नहीं क्रिएट करना है, मुझे मल्टीपल लेजर्स एट अ वन टाइम क्रिएट करना है। सो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है और वही लिस्ट का पूरे लेजर्स जो भी है वन टाइम मुझे डालने हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन दिया हुआ है, चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे मल्टी मास्टर्स दिया हुआ है। तो मल्टी मास्टर्स के लिए ALT-H, सिंगल अंडरलाइन का मतलब है ALT और डबल अंडरलाइन का मतलब है कंट्रोल। सो ALT-H प्रेस करेंगे या डायरेक्टली माउस से क्रिएट करेंगे तो भी चलेगा। तो मल्टी क्रिएट करना है और मल्टीपल लेजर्स जो है मल्टीपल ग्रुप्स के अंडर क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं ऑल आइटम्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल आइटम्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे कैपिटल में फिर से उधर इन्फॉर्मेशन दिया है डिटेल्स इन अनेक्सर 1। सो अनेक्सर 1 में पहले चेक कर लेता हूँ कि अनेक्सर 1 में इंद्रजीत कैपिटल, ईशा कैपिटल, चंद्रशेखर कैपिटल, ये सब दिए हुए। सो मैं इंद्रजीत कैपिटल पहले डाल लेता हूँ, इंद्रजीत कैपिटल, और ये कैपिटल अंडर आता है तो ग्रुपिंग मैंने डाल दिया। अगर ग्रुपिंग के रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बोल के एक वीडियो बनाया हुआ है, वो चेक कर लीजिए। सो आपको ग्रुपिंग कैसे करना है, क्या डालना है, किधर आता है, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। इंद्रजीत कैपिटल, तो इंद्रजीत कैपिटल में मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 18 लाख रुपीज़ उसका कैपिटल है। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो कैपिटल ऑलरेडी लायबिलिटी साइड में आता है, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट रहता है तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट लिया। सेम ईशाज कैपिटल, ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसका भी बैलेंस सेम है। उसके बाद सेम चंद्रशेखर कैपिटल, ये भी कैपिटल में आएगा, इसका भी बैलेंस सेम है। ये पहले मैंने अनेक्सर में जो दिया था ईशाज कैपिटल, चंद्रशेखर कैपिटल, वो डाल दिया। मतलब मेरा पहला कैपिटल का पार्ट जो है वो कवर हो गया। टोटल मिलके 54 लाख रुपीज़, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 54 लाख। ओके, नेक्स्ट बोला है प्रोविज़न में डिटेल नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न है। तो मुझे सीधा डायरेक्टली प्रोविज़न बोल के लेजर क्रिएट करना है। प्रोविज़न, अंडर प्रोविज़न आएगा और इसका बैलेंस दिया है। सेम नेक्स्ट सिंडिकेटर्स दिए हुए, सिंडिकेटर्स के 3 नाम दिए, तो मैं यहाँ पे श्रीराम एजेंसीज ये क्रिएट कर लेता हूँ। श्रीराम एजेंसीज अंडर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका बैलेंस दिया हुआ है तो Ctrl+C Ctrl+V कर दिया, कॉपी पेस्ट तो भी चलेगा।
यहाँ पे बिल वाइज डिटेल पूछता है कि श्री राम एजेंसीज का कौन कौन से बिल बाकी है, तो यहाँ पे डेट, उसका कौन सी डेट का बिल है, उसका बिल नंबर, उसका ड्यू डेट, उसका अमाउंट कितना बाकी है, सेकंड बिल अलग सा, फिर से ये डिटेल्स भी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बट मुझे मेरे पास यहाँ पे अभी दिए हुए नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देता हूँ। सो यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक मतलब ऑन अकाउंट हो गया। बिल वाइज रिकॉर्ड करूँगा तो बिल वाइज रेफरेंस वाइज वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो नेक्स्ट है सत्यम कंप्यूटर्स, ये भी क्रेडिटर है, क्रेडिटर। नेक्स्ट उसका अमाउंट, ये भी बिल वाइज डिटेल नहीं दिया है तो मैं सिर्फ ऑन अकाउंट डाल रहा हूँ। सेकंड नेक्स्ट है थर्ड डेटा केयर सेंटर, ये भी क्रेडिटर है तो क्रेडिटर डाल दिया, इसका अमाउंट डाल दिया 3,60,000। ओके, ये भी बिल वाइज नहीं है। नेक्स्ट बोला है बैंक ओडी, मीन्स ओवरड्राफ्ट है, सीसी अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं बैंक ओडी सेलेक्ट कर लूँगा। 2,70,000 ये उसका बैलेंस है, 27 लाख बैलेंस है। और कोटक बैंक लिमिटेड है, उसका भी सीसी अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट है, ये भी ओडी में डालेंगे और इसका बैलेंस दिया हुआ है 9 लाख रुपीज़, ये भी डाल दिया। नेक्स्ट बोला है लोन्स लायबिलिटीज़, तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये सिक्योर लोन है या इनसिक्योर लोन है, तो मैं यहाँ पे सीधा उसको लोन्स लायबिलिटी में डाल दूँगा। अगर मेंशन है कि ये सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड लोन डाल सकते हैं, अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड। जो भी पर्सनल लोन है जिसको सिक्योरिटी नहीं है उसको अनसिक्योर्ड में डाल सकते हैं, जिसको सिक्योरिटी है मोर देन 1 ईयर है और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ से पास से लिया हुआ है तो उसको सिक्योर्ड में डालेंगे, नहीं तो अनसिक्योर्ड। बट डिफाइंड नहीं है तो लोन्स लायबिलिटी डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे उसका बैलेंस क्रेडिट। नेक्स्ट HDFC बैंक शॉप लोन दिया है, मतलब ये डेफिनेटली सिक्योर्ड रहेगा, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ तो हम लोन्स लायबिलिटी में उसको रिकॉर्ड करेंगे 27 लाख का। ओके, तो ये लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड हो गया। और नेक्स्ट अभी मैं फिक्स्ड एसेट की तरफ जाता हूँ। शॉप, ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड हो गया, इसका अमाउंट दिया है 36 लाख रुपीज़। तो जैसे फिक्स्ड एसेट जैसे एंटर करना चालू किया, ये डेबिट बैलेंस ले लिया उसने, एसेट का बैलेंस डेबिट रहता है, सो डेबिट ले लिया। सेम मोटर वैन ये भी फिक्स्ड एसेट है, इसका वैल्यू है 9 लाख रुपीज़। उसके बाद लिया फर्नीचर, ये भी फिक्स्ड एसेट है और उसका वैल्यू है 4,50,000। उसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे भी बिल वाइज डिटेल नहीं दिए है तो हम सब ऑन अकाउंट डाल देंगे। डेटर 9 लाख रुपीज़। सेम परम कंप्यूटर्स, डेटर्स 18 लाख रुपीज़। उसके बाद अल्फा कंप्यूटर्स, ये भी डेटर है, डेटर 13,50,000 रुपीज़। उसके बाद डेल कंप्यूटर्स, डेटर्स 7,20,000। सो मैं सिर्फ लिस्ट पुट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, सेल कंप्यूटर्स, डेटर्स, और ग्रुप मेंशन कर रहा हूँ और अमाउंट डाल रहा हूँ। तो मेरा लिस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे का स्टॉक इन हैंड के रिलेटेड डिटेल्स है, मतलब इन्वेंट्री मेंटेन करना है, इन्वेंट्री विथ ग्रुप है, मतलब स्टॉक ग्रुप के साथ मेंटेन करना है, तो मुझे इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने ये सेव कर दिया तो यहाँ पे
लेजेस में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी लेजेस है उसकी इन्फॉर्मेशन तो आ गई है। साथ में ये इफेक्ट हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे आ गया कि जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया था उसके हिसाब से यहाँ पे एक तो डिफरेंस भी दिख रहा है 54 लाख का। दैट मीन्स ये 54 लाख का स्टॉक है यहाँ पे। ओके, 54 लाख का स्टॉक है, वो स्टॉक डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। और साथ में बाकी के जितने भी लेजेस और ग्रुप्स की वाइज इन्फॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पे शो कर रहा है। कैपिटल है, लोन्स लायबिलिटी है, तो ये मैंने मल्टीपल क्रिएशन से एक साथ डाल दिया। अभी मुझे क्या करना है, तो मल्टीपल क्रिएशन में स्टॉक इन हैंड के ये जो स्टॉक ग्रुप्स है वो क्रिएट करने हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स एक एक भी क्रिएट कर सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊँगा, यहाँ पे ग्रुप्स में स्टॉक ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे मल्टी मास्टर्स और मल्टी क्रिएट। तो ऑल आइटम्स मुझे क्या क्या चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स चाहिए। सो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स प्राइमरी और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, मतलब यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना है वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर का टोटल स्टॉक कितना है चाहिए, यस। नेक्स्ट लैपटॉप प्राइमरी, यस। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी ग्रुप बनाना है प्राइमरी और इसको भी यस। ये मैंने तीनों ग्रुप्स बना के लिए और सेव कर दिया, मतलब मेरा स्टॉक ग्रुप बना गया और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन भी आ गई। अब मुझे मल्टीपल आइटम्स क्रिएट करने हैं बट इंडिविजुअल आइटम वाइज, ग्रुप वाइज। सो मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ और मल्टी मास्टर्स में जाके मल्टी क्रिएट, और यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स उसके अंडर क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में प्रोडक्ट नेम पीसेस में दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे मुझे पहला आइटम है HP डेस्कटॉप कंप्यूटर, अंडर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में बनाना है। सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, HP डेस्कटॉप कंप्यूटर। मुझे ये पीसेस में चाहिए तो ये यूनिट चाहिए, यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है पीसेस बोल के। एक तो पहले बना के ले सकते हो या डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट बोल के बना सकते हो। यहाँ पे UQC डिफाइन करना ज़रूरी है जब आपको GST समरी जनरेट करना है GSTR1 में, तो HSN समरी के लिए आपको ये UQC कंपलसरी है। अगर ये डिफाइन नहीं किया तो ये आपका जो HSN समरी है वो जनरेट नहीं होगा। सो पीसेस लिखा है तो पीसेस के रिलेटेड PCS ऐसा टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो जनरली यूज्ड है उसके डिफिनेशन दिए हुए हैं। अगर नहीं है तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो पीसेस डेसिमल पोर्शन नहीं रहेगा, उसको 0 रहेगा तो 0 डाल दिया पीसेस। उसके बाद उसने दिया हुआ 10 क्वांटिटी ओपनिंग में और 47,000 रेट दिया हुआ। सो यहाँ पे 47,000 अमाउंट आ गया। नेक्स्ट आइटम फिर से डेस्कटॉप पीसेस 15 क्वांटिटीज़ और रेट दिया 43,400। 15 क्वांटिटीज़ रेट दिया हुआ 43,500। नेक्स्ट उन्होंने बोला लिनोवो डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसेस 15 क्वांटिटीज़ बोला है और रेट दिया 48,500। नेक्स्ट बोला है असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर, असेंबल डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसेस क्वांटिटी दिया है 20 और 42,500 रेट है। 20 और 42,500 रेट है, वो डिफाइन किया। मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर के रिलेटेड सब बन गया है तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर मेन स्टॉक ग्रुप हो गया, उसके अंदर ये स्टॉक आइटम्स हो गए। नेक्स्ट मुझे लैपटॉप के अंडर बनाना है तो मैं मल्टी मास्टर में फिर से क्रिएट करूँगा, मल्टी क्रिएट। यहाँ पे लैपटॉप लिखूँगा, यहाँ पे लैपटॉप में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पीसेस 5 क्वांटिटी है, रेट दिया है 54,000। नेक्स्ट बोला है डेल लैटिट्यूड लैपटॉप, डेल लैटिट्यूड लैपटॉप पीसेस में आएगा 7 क्वांटिटीज़ है और रेट दिया है 52,000। सो 52,000 डाल दिया।
नेक्स्ट बोला है डेल स्मार्ट लैपटॉप पीसेस, 5 क्वांटिटी है और 53,200 रेट है। 5 क्वांटिटी है, 53,200 रेट है। नेक्स्ट बोला है लिनोवो आई टॉप लैपटॉप पीसेस में दिया हुआ है, 8 क्वांटिटी है, 53,500। एसर A1 लैपटॉप दिया हुआ, इसको पीसेस डिफाइन करना है। उसके बाद 5 क्वांटिटी और 47,000 कॉस्ट है। 5 क्वांटिटी 47,000 कॉस्ट। नेक्स्ट बोला है एसर एस्पायर लैपटॉप पीसेस 6 है और रेट दिया है 39,500। सो ये मेरा लैपटॉप का हो गया। इसको भी सेम मैं एंटर करके सेव कर दिया। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, जब मैं ऐड करते जा रहा हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैपटॉप हो गया। अब मुझे सॉफ्टवेयर ऐड करना है, मल्टी मास्टर्स, मल्टी क्रिएट और सॉफ्टवेयर। सेम विंडोज 10 बोला है यहाँ पे, विंडोज 10 पीसेस में 20 क्वांटिटीज़ बोला है। रेट दिया है 12,000 रुपीज़, 12,000। नेक्स्ट बोला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पीसेस में क्वांटिटी बोला है 20 और रेट बोला है 8,500। नेक्स्ट श्रीलिपि बोला है पीसेस, क्वांटिटी है 15 और रेट है 3,500। नेक्स्ट बोला है टेलीप्राइम पीसेस 20 क्वांटिटी 18,000 रेट। लास्ट बोला है क्विक हिल, सो क्विक हिल पीसेस और इसका क्वांटिटी है दिया हुआ 10 क्वांटिटी 7750, 10 क्वांटिटी 7750। सो मेरा पूरा स्टॉक रिकॉर्ड हो गया। अब स्टॉक रिकॉर्ड हो गया तो मैंने ऑलरेडी F11 फीचर में इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री यस किया हुआ है। सो मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे मैच होना चाहिए। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको सर कि जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस था वो निकल गया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 54 लाख आ गया। तो ये बैलेंस शीट पूरा मैच हो गया। ओके, 1,57,50,000 रुपीज़ का पूरा बैलेंस शीट यहाँ पे मैच हो गया। सो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि 1,57,50,000 का बैलेंस शीट था, सेम वैसे ही यहाँ पे मैच हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम के इन्फॉर्मेशन के बाद मुझे क्लास कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन बोला है, जो कि मैंने ऑलरेडी F11 फीचर में क्लास GST क्लासिफिकेशन को यस किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे GST क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे GST क्लासिफिकेशन है क्रिएट में जाने के बाद, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का पूरा क्लास पहले बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, बट एज पर GST रूल जो डिस्क्रिप्शन है रिकॉर्ड रहना चाहिए। अभी के लिए उसको एक्सक्यूज दिया हुआ, तो यहाँ पे नहीं डाला तो भी चलेगा, बट आपको HSN कोड डालना ज़रूरी है। सो मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ और यहाँ पे HSN कोड दिया हुआ है वो भी डाल देता हूँ। आपको अगर GST कोड नहीं मिलता है तो आप सिर्फ उसके नाम के हिसाब से गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है वो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता क्लासिफिकेशन के वक्त। सो हर टाइम मैं जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल रिकॉर्ड करूँगा, परचेस का रहेगा, सेल का रहेगा, तो वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहने की वजह से वहाँ पे जो भी पार्टी रहेगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए। सो मैं यहाँ से वो SEZ सेल है या एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है या इंटरस्टेट है वो यहाँ पे नहीं डिफाइन करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शन से लेना चाहिए। सो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ टैक्सेबल, और यहाँ पे GST रेट 18% डिफाइन करके ऑटोमेटिकली वो CGST SGST 99% आ जाता है, सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा एक सिंगल GST क्लास क्रिएट हो गया। सेम वैसे ही मुझे लैपटॉप का बनाना है।
लैपटॉप, डिस्क्रिप्शन लैपटॉप, और HSN कोड उसका टैक्सेबल, और यहाँ पे उसका रेट 18%। सो 99 आ गया। ये दूसरा क्लासिफिकेशन बन गया, GST क्लासिफिकेशन। थर्ड सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए मुझे, तो सॉफ्टवेयर, सॉरी, मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे मुझे चाहिए उसका HSN कोड टैक्सेबल और 18। सो मेरा क्लासिफिकेशन भी रेडी हो गया। बट मैंने इसके पहले जो भी आइटम्स क्रिएट करके लिए थे, या बहुत सारे टाइम में हम पुरानी कंपनी माइग्रेट करके ले रहे हैं, टैली प्राइम में जो भी ओल्डर वर्जन में रहेगा या पायरेटेड टैली में रहेगा, तो उस टाइम में हमें ये सेम प्रोसेस करेंगे तो भी यूजफुल रहेगा। सो मैं यहाँ पे बाहर आऊँगा, अल्टर में आऊँगा, शो मोर बोल दूँगा, शो मोर बोलने के बाद यहाँ पे मुझे आ गया GST रेट सेटअप। सो मेरे पास जो अनडिफाइंड है, अल्ट F1 करने के बाद डिटेल में मिल जाएगा। अनडिफाइंड है मतलब ये जो भी आइटम्स मैंने पहले बना के लिए थे, इसको मैंने GST इनेबल नहीं किया हुआ है। मुझे यहाँ पे GST इनेबल करना है, क्योंकि इन्वेंट्री वाइज, आइटम वाइज जो GST मुझे कैलकुलेट करना है। सो मैं यहाँ पे एक एक भी डिफाइन कर सकता हूँ। बट यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही सेपरेट GST क्लासिफिकेशन है, तो मैं डायरेक्टली ग्रुप को भी डिफाइन किया तो भी चलेगा। बट मुझे आइटम वाइज चाहिए, सो मैं आइटम वाइज डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट करने के लिए हर आइटम पे जाके स्पेस बार दिया, तो वो सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे सेट रेट बोलना है, RTS सेट रेट। यहाँ पे मुझे क्लासिफिकेशन जो बनाए थे वो डिफाइन दिख रहे हैं। स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वो सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेम वैसे मुझे लैपटॉप के लिए वो जितने भी आइटम्स है वो सेलेक्ट करके ले लो। पहले RTS बोलो, यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करो, एंटर करो, तो सबको डिफाइन हो जाएगा। तो ये इजी वे है हमें एग्जिस्टिंग डेटा को टैली ERP9 या प्राइम में माइग्रेट करने के लिए। सो RTS कर दीजिए और सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, तो ये GST एनेबलमेंट इम्प्लीमेंट ईजीली हो गया। अब आगे क्या करना है? आगे सिर्फ आपको परचेस का, सेल्स का, CGST, SGST, IGST, ये पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड लेजर्स है वो सिर्फ बना के लेना है। उसके हिसाब से आप जो भी परचेस है, सेल है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल है, मास्टर प्रॉपर डिफाइन करो और आपका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करो। सो हम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लेजर्स है और वो क्रिएट करके लेंगे। सो मैं यहाँ पे मुझे परचेस @18% चाहिए, सो मैं ये भी बना के लिया परचेस अकाउंट। बट यहाँ पे मुझे GST इनेबल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइटम वाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आइटम को ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो यहाँ पे मुझे फिर से सेट अल्टर GST डिटेल को येस करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे पास सब गुड्स है, तो मैं यहाँ पे गुड्स डिफाइन करूँगा, एंटर करके सेव कर दूँगा। सेम वैसे ही मुझे चाहिए सेल्स @18% अंडर सेल्स अकाउंट। सेम इसको भी मैं गुड्स कर दूँगा, सेव। इसके ऊपर मुझे जो भी टैक्स, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है वो लेजर्स क्रिएट करने हैं। सो CGST कॉमन बनाना चाहता हूँ, इसलिए CGST इतना ही लिख देता हूँ। बहुत सारे लोग @9%, @6% अलग सा बनाते हैं। बट हमें क्या चाहिए, परचेस कितना है, सेल कितना है, उसके हिसाब से टैक्स इन्फॉर्मेशन है क्या, वो सब इन्फॉर्मेशन GST या 3B में आपको नेचर व्यू में मिल जाती है। सो रिक्वायर्ड नहीं है कि अलग सा लेजर क्रिएट करो। सो मैं काम बचाने के लिए शॉर्टकट CGST शॉर्ट में बना देता हूँ। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स, और कॉमन बनाना है इसलिए इसको रेट डिफाइन नहीं करता हूँ, 0 रख देता हूँ। सेम SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, ये स्टेट टैक्स में आता है, तो इसको भी कॉमन रख रहा हूँ, 0। सेम IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसको भी कॉमन रखना है, सो ये भी 0। ओके, लास्ट में मुझे राउंड ऑफ एक लगने वाला है, तो राउंड ऑफ एक लेजर बना के लेता हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये राउंडिंग जो है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर इनवाइस राउंडिंग ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नॉट एप्लीकेबल, नॉर्मल राउंडिंग ऑटोमेटिक चाहिए। 1 50 पैसे के ऊपर है तो 1 रुपया, 50 पैसे के नीचे है तो 0 करना चाहिए। तो नॉर्मल राउंडिंग ये मेथड यूज़ करूँगा, एंटर करके सेव। तो मुझे रिक्वायर्ड जो लेजर्स है वो मैंने यहाँ पे तक
बना लिए। तो मेरा मास्टर्स का पार्ट जो है वो यहाँ तक क्लियर हो गया। सो मेरा बैलेंस शीट भी मैच है, मेरा ट्रायल बैलेंस भी क्लियर है, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। Alt F1 करेंगे तो डिटेल में आ जाएगा। इवन दो आपको अगर स्टेप्स नहीं पता है तो आप डायरेक्टली गो टू का फीचर यूज़ कर सकते हैं। गो टू में से डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में जा सकते हैं, या गो टू में से आप ट्रायल बैलेंस में जा सकते हैं। आपको दिखना ही नहीं रहा है तो टाइप करो ट्रायल, एंटर करो, आप ट्रायल बैलेंस में आ गए। Alt F1 करो तो गो टू ये शॉर्टकट है जहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी रिपोर्ट पे जा सकते हैं। गो टू का फीचर ये टैली प्राइम का मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है, बढ़िया फीचर है। ओके, सो यहाँ तक अपना बेसिक फंडामेंटल हो गया जहाँ पे हम मास्टर्स क्रिएट किए। अब नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे मुझे परचेस रिकॉर्ड करना है, तो मुझे ये वाउचर में जाके करना है। सो वाउचर में आ गया, मुझे फर्स्ट परचेस रिकॉर्ड करना है। अब बहुत सारे टाइम में टैली ERP9 के और प्राइम के फीचर्स तो सेम ही है, बट तो भी अगर समझो कोई भी शॉर्टकट की याद नहीं आ रही है, मतलब कौन सा वाउचर को क्या कीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने F10 बोल के दिया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो शो नहीं इनएक्टिव बोलो, पूरे वाउचर्स की लिस्ट आ जाएगी। सिर्फ उस पर जाके एंटर करो और वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सो मुझे यहाँ पे सिर्फ परचेस रिकॉर्ड करना है, तो F9 परचेस। बिल नंबर कौन से डेट को रिकॉर्ड करना है, वो डेट दिया हुआ है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे F2 करके 2 अप्रैल। 2 अप्रैल किसके पास से परचेस करना है, यहाँ पे दिया हुआ है डेटा केयर सेंटर, बट डेटा केयर सेंटर को मैंने GST नंबर नहीं डिफाइन किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ पहले, और डेटा केयर सेंटर को कंट्रोल एंटर करके भी अल्टर कर सकता हूँ। कंट्रोल एंटर, यहीं पे मैं डायरेक्टली महाराष्ट्र रेगुलर और यहाँ पे GST नंबर डाल देता हूँ, तो ये उसका GST नंबर अल्टर करके सेव कर दिया। या आप डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में जाके लेजर और डेटा केयर सेंटर को नंबर भी पुटअप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे डेटा केयर सेंटर जो है उसका अल्टरेशन किया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अल्टर में जाके लेजर और डेटा केयर सेंटर जो ऑलरेडी था उसको यहाँ पे हम अल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम वाउचर में जाएंगे। 2 अप्रैल को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा केयर सेंटर। ऑलरेडी मैंने उसको GST नंबर मेंशन किया हुआ, तो GST नंबर के साथ मैं आगे आ गया। तो यहाँ पे सप्लायर का इन्फॉर्मेशन, अपना GST इन्फॉर्मेशन, मतलब जो डेटा केयर का है और अपना है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। सो ये करेक्ट है, आगे चल रहा हूँ। अब मुझे एक एक आइटम की इन्फॉर्मेशन देना है, तो लिनोवो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है 2 लेना है। लिनोवो डेस्कटॉप कंप्यूटर सेलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे पूछ रहा, बट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं F12 करके वो डिस्क्रिप्शन को मैं डिसेबल कर देता हूँ। नो। साथ में मुझे यहाँ पे F12 में जो चीज़ें हैं वो मुझे चाहिए तो यस रखूँगा, नहीं चाहिए तो नो कर दूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे नीचे की इन्फॉर्मेशन जो है, मार्क्स कंटेनर नहीं चाहिए, नो। नंबर ऑफ़ पैकेजेस नहीं चाहिए, नो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी सिर्फ क्वांटिटी डालना है, 2 क्वांटिटी है, रेट है 48,500, ओके सेम। और यहाँ पे मुझे परचेस रिकॉर्ड करना है, परचेस 18% में। नेक्स्ट आइटम है डेल लैटिट्यूड लैपटॉप। सो डेल लैटिट्यूड लैपटॉप मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसका क्वांटिटी है 5, 52,000 रेट है, सेम, ओके। परचेस 18%। नेक्स्ट एसर A1 लैपटॉप है, एसर A1 लैपटॉप, क्वांटिटी है 1, 47,000 रेट है, सेम, ओके। इसके बाद मुझे GST जो भी टैक्सेस है वो अप्लाई करने हैं। सो मैं ये टोटल लाइन के नीचे आ जाऊँगा एंटर करके, और यहाँ पे CGST, इंट्रास्टेट है तो CGST SGST, इंटरस्टेट है तो IGST। सो ये डेटा केयर तो महाराष्ट्र का ही है, सो CGST SGST एंटर करके रिकॉर्ड किया। बाकी ई-वे बिल सामने वाले ने ई-वे बिल बना के रखे दिया होगा, तो येस करके सिर्फ इसका GST ई-वे बिल जो नंबर है वो यहाँ पे डाल दो। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इनवॉइस में मैं दिखा दूंगा आपको ई-वे बिल के लिए क्या रिक्वायर्ड है। सो इसी में ही यही टॉपिक में आप आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये मैं एंटर करके सेव कर दिया। तो ये मेरा परचेस रिकॉर्ड हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। सेम नेक्स्ट बोला है परचेस फॉलोइंग मटेरियल फ्रॉम टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो मेरे लिस्ट ऑफ लेजर में ये पार्टी नहीं है,
और ये बोला है 3 अप्रैल को। सो F2 प्रेस करके 3 अप्रैल सेकंड नंबर इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टैली सॉल्यूशन तो है नहीं है, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C या क्रिएट बटन पर यूज़ करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो टैली सॉल्यूशंस अंडर सिंडिकेटर आएगा, रेगुलर, और यहाँ पे मुझे उसका GST नंबर दिया है। 29 से स्टार्ट है, मतलब 27 तो महाराष्ट्र है, 29 कर्नाटका है। सो मुझे यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कर्नाटका है। कर्नाटका दिया है तो ऑटोमेटिकली IGST कैलकुलेशन के लिए मुझे वो सजेस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे मैं उनके पास से टैली प्राइम परचेस कर रहा हूँ। टैली प्राइम क्वांटिटीज़ है 2, 18,000 रेट है, परचेस 18%। और यहाँ पे नीचे आने के बाद CGST नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, तो IGST आएगा। सो आई विल चेक IGST, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो करेक्ट भी ले रहा है। तो IGST रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ पे मेरा इनवॉइस रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट बोला है सोल्ड, मीन्स यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। तो सेल किस कर रहा हूँ? कैश में। सो सेल का इनवॉइस मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, F8 सेल्स, कैश में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कैश में है तो यहाँ पे GST नंबर वगैरह नहीं आएगा, अनरजिस्टर्ड रहेगा। सो इसको भी स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दिए हुई है। डेल कंप्यूटर में बेच रहा हूँ, डेल कंप्यूटर, डेल डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, मैं कितने बेच रहा हूँ? एक ही बेच रहा हूँ। और यहाँ पे बोला है GST इंक्लूसिव, तो यहाँ पे रेट पूछ रहा है, मतलब एक्सक्लूसिव है। सो मुझे इंक्लूसिव करना है तो यहाँ पे F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 प्रेस करके यहाँ पे मुझे ऑप्शन है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको इनेबल करना पड़ेगा और सेव। अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल गया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के लिए। सो यहाँ पे 47,000 इंक्लूसिव रेट है, तो ये मैं यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स कैलकुलेट करके मुझे बोल देगा कि बेसिक रेट क्या है। मतलब यहाँ पे नीचे में CGST SGST लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली 47,000 टोटल हो जाएगा। सो एक आइटम हो गया। परचेस सेल्स है तो सेल 18%। नेक्स्ट विंडोज 10 बोला है 1 पीस, रेट है 15,000, इंक्लूसिव रिकॉर्ड किया उसने। नेक्स्ट बोला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक रेट बोला है 12,000। नेक्स्ट बोला है टैली प्राइम, एक 21,240। तो रिवर्स कैलकुलेट करके 18,000 लिया है। और इस पे मुझे GST लगाना है, तो एंटर करके CGST SGST, और ये मेरा पूरा बिल रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि जो भी मैं सेल इनवॉइस बनाऊंगा, सेल इनवॉइस के रिलेटेड मुझे यहाँ पे नेक्स्ट बोला है मेक द प्रॉपर टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस चाहिए मुझे, तो टैक्स इनवॉइस मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे जो इनवॉइस लास्ट वाला हो गया था उसको पेज अप करके मैं ओपन कर दूंगा। इसको Ctrl P किया, प्रिंट आ जाएगा। प्रीव्यू चेक करूँगा तो प्रीव्यू में मुझे ये टाइप में दिख रहा है, जो कि अनकम्फर्टेबल है। A4 पेज में आधा ही प्रिंट हो रहा है, ये मुझे चेंजेस करना है। सो मैं यहाँ पे एस्केप करके कॉन्फ़िगर में आ जाऊँगा। कॉन्फ़िगर में मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। तो हाइट, तो मुझे जो इनवॉइस की हाइट है जस्ट HEI टाइप किया, हाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है 12.5। ओके, विड्थ भी सही है, बट मुझे 8.1 चाहिए तो मैं 8.1 डाल दिया। उसके साथ मुझे प्रिंटर चेंज करना है, तो प्रिंटर PRINTR, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF दिया है, उसको मुझे चेंज करना है। एंटर करने के बाद मुझे प्रिंटर जितने भी अवेलेबल है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है, आईकॉम का PC है, यहाँ पे एंटर किया। उसमें से A4 शीट चाहिए और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और ये चेंजेस करके मैंने सेव किया। अब चेक करेंगे प्रीव्यू, ये मेरा टैक्स इनवॉइस करेक्ट आ गया। तो बहुत सारे चेंजेस करने हैं, बहुत सारे टाइम में GST रेट नहीं आ रहा है, रेट नहीं आ रहा है, इंक्लूसिव रेट नहीं आ रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्फ़िगर में जाके आप चेक कर सकते हो, इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या था, अपने कंपनी का नाम, जिसको बेच रहे हैं, बायर, सप्लायर, दैट इज शिप टू, बिल टू,
प्रोडक्ट का नेम, HSN कोड, GST रेट, क्वांटिटी रेट, अमाउंट वगैरह ये सब आ गया। साथ में इम्पोर्टेंट था HSN समरी, वो भी यहाँ पे जनरेट हो गया। दैट मीन्स अपना टैक्स इनवाइस करेक्ट हो गया। टैक्स इनवाइस के साथ साथ हमें बोला है शो आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। हमने जो भी प्रोडक्ट सेल किया है उसके पीछे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो इन्फॉर्मेशन हमें चेक करना है। सो ये इन्फॉर्मेशन अपने को स्टॉक समरी में मिलेगी। अब यह स्टॉक समरी में आ गया, Alt F1 कर दिया तो यहाँ पे तो स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है, साथ में यहाँ पे एक शो प्रॉफिट बोल के ऑप्शन है। तो यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि ये आइटम के पीछे मुझे लॉस हुआ है -9.21%, ये लॉस में बेचा मैंने। तो ये कैसे किया, तो इसका परचेस क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जस्ट क्लिक या पुट ऑन F12 में मुझे चाहिए गुड्स ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड और प्रॉफिट। सो मैंने तीनों को येस कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान में आया कि 42,500 का मेरा परचेस है, 43,500 का डेल डेस्कटॉप का परचेस है और मैंने बेचा है 39,830.51 में। सो मेरा कंजम्पशन 43,500 का है, बेचा है 39,830, दैट मीन 3,669.49, ये मेरा नुकसान है, उतना लॉस है। सो 9.21 लॉस हो गया मेरा। सेम नीचे का आइटम में अगर देखेंगे तो ये मेरा 8,500 का परचेस है, मैं सेल कर रहा हूँ 10,169 में, तो 16.42% प्रॉफिट है। जहाँ पे माइनस दिख रहा है वहाँ पे लॉस हो गया, मतलब वो पर्टिकुलर आइटम के पीछे हमारा लॉस है, ये इतना प्रॉफिट है। ये भी डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करके दिखा रहा है। सो टैली ऑलरेडी बोल रहा है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। तो जस्ट जो भी बेसिक रिकॉर्डिंग है, मास्टर्स है और ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्ड करेंगे तो अपने को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। सो मेरा फर्स्ट सेल हो गया। नेक्स्ट सेल बोला है सोल्ड टैली प्राइम 2 पीसेस फॉर 18,000, सॉरी नेक्स्ट सेल है रेडियंट टेक्नोलॉजी को। तो ये रेडियंट टेक्नोलॉजी को अपने को सेल करना है। सेम वाउचर में आ गया F8 सेल्स, और रेडियंट टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, फिर से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट में जाके या Alt C करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरा डेटर है, तो डेटर महाराष्ट्र रेगुलर और इसका GST नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सो मैं वो क्लिक करके पेस्ट कर दिया, एंटर सेव। तो रेडियंट टेक्नोलॉजी को मैं सेल कर रहा हूँ। HP डेस्कटॉप कंप्यूटर 2 क्वांटिटी, और यहाँ पे बोला है एक्सक्लूसिव। तो 49,500 प्लस GST में बेच रहा हूँ, तो इंक्लूसिव नहीं बोला है, तो रेट में डायरेक्टली मैं पुटअप कर दूंगा उसको 49,500, सेल 18%। सेम नेक्स्ट लिनोवो डेस्कटॉप बोला है, लिनोवो डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्वांटिटी बोला है 3 और एक्सक्लूसिव रेट बोला है 49,000। सो रेट में डाल दूंगा उसको। नेक्स्ट बोला है विंडोज 10, क्वांटिटी है 2 और 13,500 प्लस GST बोला है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव। सो यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद नीचे आ जाऊँगा, CGST SGST और ये मेरा हो गया। तो यहाँ पे मुझे अभी इसका EB बिल बनाना है, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूँगा। पिन कोड मैंने ऑलरेडी कंपनी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया। कहाँ से दे रहा हूँ, तो डेक्कन पुणे से, महाराष्ट्र। एड्रेस रेडियंट टेक्नोलॉजी का कोथरूड पुणे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आएगा 411038 कोथरूड। डेस्टिनेशन प्लेस महाराष्ट्र। किलोमीटर्स कितना होता है वो डेस्टिनेशन यहाँ पे देना है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शिप, रेल, रोड, तो रोड है। गाड़ी नंबर जो भी है MS12TW3200। डेट इम्पोर्टेंट है, जो डेट को हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे 3 अप्रैल को बना रहे हैं, तो 3 अप्रैल आएगा। एंटर। व्हीकल टाइप रेगुलर, एंटर 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 एंटर। ये बिल बन गया। तो जैसे मैं बिल सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ही पूछ रहेगा कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन। यस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे लॉगिन आईडी डिटेल्स पूछेगा। ये लॉगिन आईडी डिटेल्स जो है हमने GST
उसके साइट पे जाके जो ईबे बिल का पोर्टल है वो ओपन करके ईबे बिल पोर्टल में हमें जीएसटीपी बोल के एक सेपरेटली आईडी जनरेट करके लेना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसके डिटेल्स व्हाट्सअप कर दूंगा वीडियो थ्रू। ओके, तो अभी के लिए मुझे ईबे बिल जनरेट नहीं करना है, तो डायरेक्टली एस्केप करके सेव कर दिया। अब नेक्स्ट है सोल्ड टैली प्राइम 2 पीसेस फॉर 18,000 प्लस जीएसटी एमआरएफ लिमिटेड को। एमआरएफ लिमिटेड को मैंने बेचा है, तो एमआरएफ लिमिटेड मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ये डेटेड है 7 अप्रैल, सो यहाँ पे 7 अप्रैल डाल रहा हूँ। एमआरएफ लिमिटेड मेरे पास नहीं है, आल्ट सी करके क्रिएट कर रहा हूँ। सन्ड्री डेटर एमआरएफ लिमिटेड का जीएसटी नंबर 33 से स्टार्ट हो रहा, मतलब ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु रेगुलर, और यहाँ पे मुझे उसका जीएसटी नंबर डालना है। यस, एंटर। अब इसको मैं बेच रहा हूँ टैली प्राइम 2 नंबर्स, और यहाँ पे बोला है 18,000 प्लस जीएसटी, सो रेट में आ गया 18,000। एंटर एंटर। इसके ऊपर मुझे लगाना है इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगाया, एंटर करके मेरा बिल जनरेट हो गया। सेम इसको भी अगर पेज अप करके हम कंट्रोल पी करेंगे और पीयू चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इनवॉइस जनरेट हो गया। ओके, उसके बाद मुझे बोला है रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम एमआरएफ लिमिटेड। अब रिसिप्ट बोला है, आरटीजीएस से रिसीव्ड हुआ, ये पहले सेव कर लेता हूँ। और एमआरएफ का जितना भी पेमेंट है वो डायरेक्टली रिसीव हुआ है, पूरा का पूरा अमाउंट तो नहीं बोला, मतलब पूरा जितना भी पेमेंट है वो हमें रिसीव करना है। तो बिल सेटलमेंट करना पड़ेगा। बिल सेटलमेंट के लिए हमें एक तो गोटू में जाके भी आप लेजर वाउचर में से जा सकते हैं एमआरएफ लिमिटेड, या दूसरा आप डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर में जाके एमआरएफ लिमिटेड, ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सेम बिल वाइज ऑप्शन है, यहाँ पे जो बिल पेंडिंग है उसको सिर्फ स्पेस बार देके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेटल बिल बोल के ऑप्शन है, कौन से डेट को सेटल कर रहा है वो डेट, एंटर। कौन से बैंक में रिसीव कर रहा है वो बैंक सेलेक्ट करना है, एंटर एंटर। यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे चेक डीडी, बट यहाँ पे आरटीजीएस बोला है तो सिर्फ यहाँ पे स्पेस देके आप ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड करके आरटीजीएस की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दिए, तो ये बिल सेटल हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली रिसिप्ट भी रिकॉर्ड हो गया। तो इसको बिल सेटलमेंट का फीचर बोल सकते हैं, ये भी इजी है, आसान है। अब नेक्स्ट बोला है रिसीव्ड 1,20,000 फ्रॉम रेडियंट टेक्नोलॉजी, जो हमने उसको सेल किया था, तो उसका पार्शियल पेमेंट अपने को रिसीव हुआ, तो वाउचर में आ गया। रिसिप्ट कौन से डेट को रिकॉर्ड करना है, 10 अप्रैल को। कैसे रिसीव हुआ वो बैंक, जो बैंक में रिसीव हुआ है रेडियंट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे अमाउंट 12 लाख अगेंस्ट। अब 3,22,140 बाकी है, उसमें से 1,20,000 रिसीव हुआ है, तो पार्शियल पेमेंट के लिए अपने को नॉर्मल जो रिसिप्ट है उसी तरीके से अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चेक आया होगा तो चेक, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह इन्फॉर्मेशन और सेव, ये अपना हो गया पूरा एक्टिविटी। अब लास्ट में बोला है कैलकुलेट जीएसटी पेएबल फॉर अप्रैल, मतलब जीएसटीआर 3 भी चेक करना है। सो आप डायरेक्टली गो टू में जा सकते हैं, जीएसटीआर 3 भी यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करो, एंटर करो, ये रिपोर्ट मिल गया। यहाँ पे तो एलिजिबल आईटीसी जो है वो 79,200 है, टैक्स कलेक्टेड है 70,148.14, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन 0 है, मतलब आपने जो भी रिकॉर्ड किया है वो सब सही है। मतलब हमें क्या करना है कि आउटपुट माइनस इनपुट, बट आउटपुट कम है इनपुट ज़्यादा है, मतलब अपने पास आईटीसी ज़्यादा है, तो अपने को टैक्स भरना है क्या, नहीं है। आईटीसी अवेलेबल ज़्यादा है तो टैक्स अपने को पेएबल नहीं है, बट अपने को जीएसटीआर 3 भी सिर्फ सबमिट करना है। तो ये एक्सपोर्ट करके आप ई रिटर्न और यहाँ से जेसन फाइल करके आप सबमिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे प्रिपेयर जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, तो हमें यहाँ पे अभी आईएफएफ जनरेट करना है, तो ये मंथ का आईएफएफ जनरेट करना है, तो सेम फिर से गोटू में भी जा सकते हैं या डिस्प्ले स्टार्ट रिपोर्ट जीएसटीआर 1 में
अब यहाँ पे फिर से चेक करना है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कुछ है क्या, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कुछ है क्या। तो दोनों जीरो है, मतलब अपने ट्रांजेक्शन पूरे रिकॉर्डेड है। तो अपने पास 2 ट्रांजेक्शन B2B वाले थे, एंटर करके चेक कर सकते हैं। एक तो रेडियंट टेक्नोलॉजी को जो इंट्रास्टेट था, MRF इंटरस्टेट था। तो यहाँ पे IGST कैलकुलेट किया, यहाँ पे CGST GST कैलकुलेट हुआ है। सेम एक कैश इनवॉइस था, दैट मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर था, तो वो महाराष्ट्र रिलेटेड था, वो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। मतलब तीनों भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गए। तो हमें इसका सिर्फ B2B इन्फॉर्मेशन IFF में देना पड़ता है। तो IFF जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे पीरियड चेक करना है, पहले कौन से मंथ का देना है। तो अप्रैल का देना है, तो यहाँ पे पहले अप्रैल सेलेक्ट करेंगे। दूसरा फिर एक्सपोर्ट करेंगे, ई रिटर्न जेसन फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जेसन, और एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन यस करेंगे। यहाँ पे मुझे अलग से फोल्डर में एक्सपोर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक ई ड्राइव में मुझे क्रिएट करना है। तो ई ड्राइव लोकेशन डायरेक्ट ले लेता हूँ, GST रिटर्न IC एंटर करके मैं ये फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये पूछ रहा है डायरेक्टली डू यू वांट टू क्रिएट फोल्डर, यस। और ये फोल्डर में मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब भी IFF भर रहा है वहाँ पे HSN समरी ज़रूरत नहीं है, तो ये नो कर देता हूँ, एंटर करके सेंड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे IFF की इन्फॉर्मेशन मुझे B2B वाली चाहिए अलग सा सेपरेट, तो B2B अलग और B2C अलग दोनों भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो आप ये डायरेक्टली फाइल GST के पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं, 100% सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट है मुझे GSTR1 चाहिए। तो GSTR1 के लिए अपने को सेम यही GSTR1 है, तो एक्सपोर्ट कर दीजिए ई रिटर्न, और यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करो। और सेपरेट फाइल्स अलग अलग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, GSTR1 में पूरे इन्फॉर्मेशन देना है, तो इसको नो कर दीजिए। सिर्फ यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा कहाँ पे अपने को ट्रांसफ़र करना है। सेम जो हमने अभी पाथ बनाया था वही पाथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ, GST रिटर्न IC में एंटर करके ये फाइल। उसके साथ GSTR1 में आपको HSN समरी चाहिए, डॉक्यूमेंट समरी चाहिए, दोनों भी यस कर देता हूँ। ऑल वाउचर्स मुझे एक्सपोर्ट करना है और सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे GSTR1 जेसन फाइल भी जनरेट हो गई। तो यही फाइल लेना है, GST के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे ये अपलोड करना है, 100% करेक्ट। इसके लिए 100% अपडेट होनी चाहिए, मतलब अपलोड होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन 0 है, तो 100% अपलोड होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक पूरा आपका GST इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, मास्टर्स भी क्रिएशन हो गए, वाउचर्स भी, परचेज, सेल, रिसिप्ट, ये भी पेमेंट जो भी है वो सब पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और भी डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आपको जो नया टॉपिक चाहिए, कल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट के हिसाब से जितने भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से मैं आपके लिए मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो वीडियो बना के। सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो, एंड आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक्स। ICOM टैली इंस्टीट्यूट से आपको मैं मकरंद कुलकर्णी बात कर रहा था। आपको कुछ भी इंक्वायरी है, क्वेरी है, तो ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू ऑल।